नमस्कार, शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का चैप्टर जो अपना रहेगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। विद्यार्थियों ध्यान देना है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आज का चैप्टर है बल और गति के नियम। ठीक है, और बल और गति के नियम को अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं भौतिक विज्ञान में, जो कि आपका यह बैच प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा 2021 को डेडिकेशंस देता है। और अपने स्टार्ट करते हैं बल और गति के नियमों के बारे में। देखिए, अपने प्रीवियस जो चैप्टर खत्म किया है और प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपने गति के बारे में यानी मोशन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अपने अध्ययन किया था, चर्चा की थी, डिस्कस की थी कि मोशन क्या है और मोशन के बेसिस पर किस किस प्रकार से अपने मोशंस को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और अपने यहाँ तक बातें कर ली थी कि लास्ट तक अपना जो प्रक्षेप्य गति है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं और वहां से जो बेस्ड आपके क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनते हैं। ध्यान दीजिए, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, या आप कह सकते हो गति के नियम। अगर अपने गति के नियमों के बारे में पढ़े तो आपको इतना तो पता ही होगा, अपने 9th क्लास का चैप्टर है बेसिकली जो आपका फिजिक्स का बनता है और ये आपका 11th के अंदर भी आपका मेंशन्ड है। ध्यान दीजिए, गति के नियमों के बारे में अगर अपने पढ़ने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम अपने ये जानते हैं कि गति के नियम जो हैं वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा आपको पता है दिए गए थे या इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसके बाद में थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करें तो आपको पता है कि गति के जो मुख्य रूप से नियम है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 3 प्रकार के नियम इसके अंदर बताए गए थे, जिसको अपने गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या अपने कह लें गति का तृतीय नियम क्या है दिया गया। इसके बाद में अपने थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने बात करें तो प्राथमिक जो इसका नियम था जिसको कहा गया गति का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम या अपने कह दें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान दीजिए, गति के प्रथम नियम के बारे में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं पूरा। देखो, गति के प्रथम नियम को समझने के लिए एक सिंपल से अपने थोड़ी सी एक बात समझते हैं, एक छोटा सा बेसिक और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण पढ़ते हैं और उस उदाहरण के आधार पर आपको पता चलेगा कि इस नियम के अंदर पूरा अपने क्या मेंशन किया गया था। ध्यान दीजिए, जैसे अपने ये कहते हैं किस प्रकार से, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी वस्तु जब वो गति करेगी या मोशन की कंडीशन में होएगी तो सबसे पहले ये अपने को पता है कि उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन होएगा, चेंज इन दी लोकेशन या चेंज इन दी पोजीशन, आप किसी भी प्रकार से मेंशन कर सकते हो। यानी कि पूरा जो इसका निष्कर्ष है वो ये है कि कोई भी वस्तु जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी तो जाहिर सी बात है उस वस्तु के अंदर या उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर गति उत्पन्न होगी, मोशन कंडीशन के अंदर वो वस्तु रहेगी। इसी प्रकार से अगर अपने इसको और थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो आपको पता है कि जो बेसिक लॉ ऑफ जो नेचर है, प्रकृति का जो मूलभूत नियम है वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु है अर्थ पर सर्वाइव करने वाली, कोई भी नॉन लिविंग जो आपकी वस्तु है, नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट ए आपके पास है, वो हमेशा से ही अपनी गति के अंदर विरोध करता है या ये कह लो कि अपने में होने वाली गति का विरोध करता है। जाहिर सी बात है, अगर अपने में गति का विरोध करेगा या अपने में होने वाली गति का विरोध करेगा तो जाहिर सी बात यह है कि वो वस्तु गति नहीं करेगी। विरोध करने का मतलब क्या है कि गति न करना, यानी अपने आप को अवस्था में परिवर्तन लाने से रोकना। अगर एग्जैक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है अपने आप को रोकेगा तो जाहिर सी बात है वो मूव नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा। अगर वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाएगा या वो m मास की बॉडी मोशन नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वो एक रुकी हुई अवस्था के अंदर प्रतीत होगी या अपने कह दो वो एक रेस्ट कंडीशन के अंदर रहेगी, विश्राम अवस्था के अंदर मौजूद होगी। इसी प्रकार से इस थ्योरी को अपने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो न्यूटन साहब और क्या फरमाते हैं इसके अंदर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर छोटी सी बात आपने समझी कि कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में होने वाली गति का विरोध करेगी और कभी भी किसी भी चीज के अंदर विरोध का होना मतलब उस चीज के अंदर रुकावट का होना या उस चीज को रोकना। अगर वस्तु नहीं चलेगी, रुकावट उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है वस्तु के अंदर मोशन क्रिएट नहीं होगा और मोशन क्रिएट नहीं होगा तो वो वस्तु एज ए रेस्ट कंडीशन के अंदर मौजूद होगी या अपने कह दो कि वो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ होगा यानी कि विश्राम अवस्था के अंदर होगा। और यही विश्राम अवस्था का जो गुण है या जो रेस्ट कंडीशन की अवस्था है वही कहलाती है वस्तु की जड़त्वीय अवस्था, इनर्शिया। इसीलिए इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आई होप आपको यहां तक ये जो नियम है वो थोड़ा समझ में आया होगा।
ठीक है ना। फिर से समझिए, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। यहां सिर्फ मैंने आपको जड़त्व के बारे में समझाया है, इनर्शिया के बारे में समझाया है। तो पूरा पूरा आप जड़त्व को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शिया को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसमें क्या है, वस्तु अपनी गति में होने का विरोध करती है या अपने में होने वाली गति का विरोध करती है। अर्थात वस्तु का रुका हुआ होना और रुकने का यह जो गुण है, विश्राम अवस्था का यह जो गुण है, वही कहलाता है जड़त्व का गुण। या कह दो वस्तु में इनर्शिया उत्पन्न हुआ है, जड़त्व पैदा हुआ। अगर अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा यह कहा गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, अपने थोड़ा डायग्राम बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अपने पास m मास की बॉडी है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अपने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट A, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट A है या कोई भी वस्तु A है, ठीक है, यह जब तक, तब तक, इसका मतलब क्या है कि जब तक यह फोर्स नहीं करेगी, इसका पूरा पूरा मतलब क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जब तक अपने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी बाह्य बल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक क्या है, इस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका पूरा पूरा मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए कि गति के प्रथम नियम के अंदर पूरी पूरी जो बात मेंशन की गई थी न्यूटन साहब के द्वारा, वो क्या थी। सर ये बात कहते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या ये समझ लीजिए उसकी अवस्था में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल अपने प्रयोग में ना लाई, अर्थात बाह्य बल कार्यरत ना हो। तब तक वो वस्तु क्या है, अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, ठीक है ना। और यही स्थिरता का जो गुण है उसी अपने जड़त्व कहते हैं। इसी वजह से इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया, जड़त्व का नियम भी कहा गया। जैसे अपने छोटा सा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, ये अपनी एक ही कंडीशन पर रहेगी, रुकी हुई, यानी कि रेस्ट कंडीशन पे रहेगी। कब तक रेस्ट कंडीशन पे रहेगी, जब तक आप इस पर कोई बाहर से क्या फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे ही आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, इस पर बल लगाया, इस पर धक्का दिया, बल लगाती क्या है, ये फुटबॉल मूव करेगी, यानी कि मोशन कंडीशन के अंदर आ जाएगी, यानी कि क्या है, गति उत्पन्न करेगी। यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाया, यानी कि प्रथम नियम जो गति का है वो आपकी जड़त्व की परिभाषा देता है, जड़त्व की परिभाषा देता है। इसी के आधार पर देखो, अपने थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करें तो आपको पता है कि जो जड़त्व है मुख्य रूप से वो तीन प्रकार का पढ़ते हैं, अपने तीन प्रकार का अप्लाई होता है इसके अंदर। जड़त्व आपका मुख्य रूप से तीन प्रकार का जड़त्व। ध्यान दीजिए, अगर प्रथम जड़त्व के बारे में समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के विराम का जड़त्व, किसी भी वस्तु के विराम का जड़त्व, कोई भी वस्तु रुकी हुई है उसके अंदर जैसे ही जड़त्व उत्पन्न होगा, इनर्शिया पैदा होगा, ठीक है ना। नंबर दो बात, गति का जड़त्व, दूसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा यहाँ पर गति का जड़त्व, और तीसरा जो इसके अंदर प्रकार रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा दिशा का जड़त्व। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम अपने बात करें विराम का जड़त्व। एक इस वाले पोर्शन को अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेसिस पर समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण आपका इस प्रकार से है, ठीक है, आपने ये बहुत बार नोट किया होगा और आप इस बात को क्या है नोट करते भी होंगे, देखा भी होगा, बिल्कुल देखा होगा। सर किस बात को सर, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, ये बात है कि आप जब भी किसी गाड़ी में या किसी भी बस पे जब आप यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, उस दौरान आपके अंदर दो प्रकार की मूवमेंट होती है या दो प्रकार की इवेंट्स होती है, दो प्रकार की फिजिकल इवेंट होती है। सर कौन कौन सी, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी या आपकी जो बस है वो एक जगह पर रुकी हुई है, वो रेस्ट कंडीशन के अंदर है। ये मान लीजिए सपोज दैट ऑब्जेक्ट ए है या बस ए है, ये जब एक जगह पर स्थिर है, विश्राम अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये चलना प्रारंभ करेगी, फोर्स यहां पर लगाएगी, बल उत्पन्न करेगी। उस प्रकार बल उत्पन्न करने के दौरान इसमें मोशन पैदा होगा, यानी कि क्या, ये चलेगी। और जब ये वस्तु चलेगी उस दौरान क्या होगा, जैसे ही वस्तु चलना प्रारंभ करेगी, इस बस के अंदर बैठा हुआ यात्री क्या है अचानक से पीछे की ओर हल्का क्या झुक जाएगा। इसका पूरा पूरा मतलब समझ रहे हो,
आपने देखा होगा बस जैसे ही चलती है, बस एक जगह पर रुकी थी, बस के आधार पर आप भी क्या बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, आप भी स्थिर अवस्था में थे, आप अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही बस ने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया, मूव किया, आप क्या अपनी कंडीशन के अंदर स्थिर थे, लेकिन आपकी बस ने आपको स्थिर अवस्था में रहने नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका ऊपर का हिस्सा है जो पीछे की ओर मूव कर गया। इसी कहते हैं गति का जड़त्व, नहीं विराम का जड़त्व, इसी कहते हैं विराम का जड़त्व, है ना। आप गति के जड़त्व से रिलेशन मत रखना। कारण क्या है, ऐसे समझ लेते हैं कभी कभार स्टूडेंट कि बस चल पड़ी है यानी कि मोशन उसमें पैदा हो रहा है। जाहिर सी बात है बच्चों, कोई भी वस्तु मूव करेगी, मोशन तो एग्जैक्टली उसमें पैदा होगा ही होगा, मोशन तो क्रिएट करेगी। बेसिकली मोशन क्रिएट के साथ ही तो आपके अंदर क्या है, जड़त्व पैदा हो रहा है ना। मोशन तो पैदा होगा ही होगा इसके अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो विराम का जड़त्व पूरा पूरा क्या समझा रहा है कि किसी भी बस के अंदर बैठे हुए यात्री का अचानक पीछे की ओर क्या है, झुक जाना। बेसिकली अगर समझने का प्रयास करें गति का जड़त्व, अब गति के जड़त्व के अंदर क्या है, वस्तु रुकी हुई नहीं है, वस्तु चल रही है। जैसे मान लो यही आपकी बस है, अब चल पड़ी, अब बस चल रही थी, ठीक है ना, अब इसको क्या रुकना है, और जैसी रुकेगी अचानक ड्राइवर ने क्या ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के दौरान ही आप क्या थे, गति की अवस्था में थे, बस के साथ में बस चल रही थी, आप भी चल रहे थे, बस चल रही थी, बस के रिस्पेक्ट में आप भी मोशन कर रहे थे, गति कर रहे थे। जैसे ही बस रुकी, उसने फोर्स लगाया, ब्रेक दबाया, बस रुक गई, आप क्या है, आगे की ओर झुक गए, आप क्या है, आगे की ओर झुक गए। इसका मतलब क्या है कि बस के ब्रेक लगने के दौरान आप अपनी गति की अवस्था में बना रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया आप भी बस के साथ में स्थिर हो गए, विश्राम अवस्था में आ गए, रेस्ट कंडीशन में आ गए। इसी कहते हैं विद्यार्थियों गति का जड़त्व। इनर्शिया तो पैदा हुआ, जड़त्व तो उत्पन्न हुआ, लेकिन गति का जड़त्व उत्पन्न हुआ। आप भी बस के साथ में गति कर रहे थे, और जैसी बस रुकी आप भी क्या बस के साथ में विश्राम अवस्था में आ गए। आई होप आपको बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार दिशा का जड़त्व, देखिए इसके अंदर दिशा का रोल है, डायरेक्शन का रोल है, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व क्या कहता है, जैसा कि इसका भी मैं एक छोटा सा बेसिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिए। दिशा का जो जड़त्व है उसको आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इस थ्योरी को, कि जब आप किसी भी गाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हैं और गाड़ी क्या जब मुड़ती है, अब देखो सीधी गाड़ी चल रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज की आप भी क्या गाड़ी के साथ में मुड़ते हो, और आप जब गाड़ी के साथ में मुड़ते हो तो जिस तरीके से गाड़ी मोड़ के ऊपर मुड़ रही है आप भी गाड़ी के साथ में उसी प्रकार से अपने पर फोर्स अप्लाई करोगे और गाड़ी के साथ साथ में ही मुड़ोगे, थोड़ा झुककर मुड़ोगे। आपकी डायरेक्शन सीधी थी, गाड़ी जब सीधी चल रही थी, जैसे ही गाड़ी ने करवट ली, मोड़ मुड़ी, आप भी गाड़ी के साथ में अपने पर बल अप्लाई किया, आप पर फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा झुक गए और गाड़ी के साथ में आप भी क्या मुड़ने लगे, आपकी डायरेक्शन में चेंज हुआ। यही तो क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व। अरे जिसमें डायरेक्शन का रोल है, अरे जिसमें दिशा का जड़त्व उत्पन्न हो रहा है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है। मेरी पूरी बात आपको उदाहरण सहित समझ में आई क्या? इसी अपने कहा गया लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम के अंदर देखो अपने को पूरा अपने को यह बात याद रखना है कि गति के प्रथम नियम के अंदर जो पूरी निष्कर्ष की बात है वो ये है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था में बनी रहेगी, वो तब तक विश्राम अवस्था में रहेगी या तब तक जड़त्व की अवस्था में रहेगी, या अपने कह लो तब तक वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि आप उस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। आपको पूरी मेरी एग्जैक्टली बात समझ में आई क्या विद्यार्थियों? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से अपने आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो इसी प्रकार देखिए अपने पढ़ते हैं द्वितीय नियम। अब अपने पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम, या आप कह लो लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो आपका गति का प्रथम नियम है उस पर एक छोटा सा उदाहरण आपको चित्र सहित समझाने का प्रयास करता हूं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यह गति के प्रथम नियम पर आधारित एक उदाहरण है जो आपको यह प्रदर्शित कर रहा है। जैसे ही आपने एक ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर आपने क्या ताश का एक पत्ता या आपने कार्ड रखा, उस कार्ड के ऊपर जैसे ही आपने सिक्का रखा और आपने फोर्स अप्लाई किया सिर्फ ताश के पत्ते पर,
जैसे ही ताश के पत्ते पर आपने बल लगाया या फोर्स लगाया, उस पर रखा हुआ जो सिक्का था वो अपनी स्थिर अवस्था में था, वो अपनी रेस्ट कंडीशन में था और वो अपने में होने वाली गति का विरोध कर रहा था। लेकिन आपने फोर्स लगाया उस ताश के पत्ते पर, ताश का पत्ता वहां से हटा और सिक्का क्या है, तुरंत आपके गिलास में नीचे गिर गया। ये पूरा पूरा प्रदर्शित कर रहा है आपके लॉ ऑफ इनर्शिया को, जड़त्व के नियम को। क्यों? क्योंकि उस समय वस्तु के अंदर या उस सिक्के के अंदर जड़त्व उत्पन्न था, लेकिन आपने बल लगा दिया और उसके जड़त्व को तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपका सिक्का गति करने लग गया और गति करता हुआ वो क्या है, गिलास में गिर गया। इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल यहां पर समझाने का प्रयास किया, जो कि आपके दैनिक जीवन से, बेसिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, अपने आगे चलते हैं द्वितीय नियम पर। आपके गति का जो द्वितीय नियम है, आपका सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है, ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिए। गति का द्वितीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको गति का प्रथम नियम बहुत अच्छे से समझ में आया है, आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। कारण क्या है? कारण ये इसके अंदर कि जितना ज्यादा शेयर करोगे, आसानी से सरल भाषा में समझाया हुआ उतनों बच्चों तक पहुंचेगा, ठीक है ना। ये आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, सेकंड नियम के बारे में अपने समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका सेकंड नियम है ना विद्यार्थियों, द्वितीय जो नियम है, इसको बल का नियम भी कहते हैं सर। कारण बल का नियम भी कहा जाता है या लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। सर इसका कारण क्या है? देखिए विद्यार्थियों, कारण इसका सबसे मुख्य ये है क्योंकि ये वही नियम है जिसके अंतर्गत फोर्स की डेफिनेशन क्या है यहां पर प्राप्त होती है। या आप ये कह लीजिए कि बल की परिभाषा और बल की परिभाषा की जो उत्पत्ति है वो आपके गति के द्वितीय नियम से होती है, जो यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द रेट इन मूवमेंट किसके होगा, ये फोर्स के, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर फोर्स F समानुपाती चेंज इन रेट इन मूवमेंट, यानी कि संवेग में परिवर्तन dp किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के अपॉन में dt। पूरा जो लॉ आपका निकल कर आया वो ये है। लेकिन इसके अंदर छोटी सी एक टर्म आई है सर, संवेग। सबसे पहले संवेग के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। संवेग को p से डिनोट करते हैं। p क्या इसका चिन्ह है, इसका प्रतीक है, ठीक है ना, संवेग या मोमेंटम। अगर अपने बात करें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, P इज इक्वल टू m इंटू वी, है या ना। P इज इक्वल टू m इंटू वी, और P इज इक्वल टू m इंटू जो v है विद्यार्थियों, यह प्रदर्शित करता है, यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी m मास की जो बॉडी है उसके अंदर अगर वेग उत्पन्न होगा या उसमें वेग में जो चेंज आएगा, जो वेग उत्पन्न होगा, तो जाहिर सी बात है उस पूरी बॉडी के अंदर भी क्या है, संवेग उत्पन्न होगा। P उसके अंदर क्या है, उत्पन्न होगा। यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे विद्यार्थियों, संवेग, ठीक है ना। इसी प्रकार अपने आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक रहेगा यूनिट वो क्या रहेगा, केजी, इंटू वेग का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर प्रति सेकंड। तो आपके संवेग का जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न के अंदर कि जो संवेग है या मोमेंटम है ये किस प्रकार की राशि है, यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो राशि है वो अदिश है, स्केलर क्वांटिटीज है, या ये वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपके वेग का बहुत बड़ा अहम रोल है। यानी कि कभी भी किसी भी वस्तु के मास में कभी भी चेंज नहीं आता, नोट चेंज इन दी मास एंड एनी बॉडी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा कतई नहीं सुना होगा आपने कि 50 किलो की वस्तु है, जैसे वो मूव करेगी, वेग पैदा करेगी, आगे चलकर 70 किलो की बन जाएगी। ऐसा कभी सुना क्या? नहीं, है ना। इसका पूरा मतलब क्या फिजिक्स के अंदर, इसका पूरा तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, मास में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो सर बदलेगा क्या? वेग।
वेग में बदलाव आएगा। जैसे जैसे आप स्पीड कम ज्यादा करेंगे यानी वेलोसिटी कम ज्यादा होगी और वेग में जो बदलाव आएगा तभी तो वस्तु में क्या है, एक्सीलरेट पैदा होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है ना। इसका पूरा पूरा मतलब है कि वेग इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट राशि है जो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और प्रश्न पूछता है कि संवेग उत्पन्न करती हुई वस्तु में परिवर्तित भौतिक राशि है, तो ध्यान दीजिए परिवर्तित जो भौतिक राशि है वो आपकी रहेगी वेग, वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, ये आपको याद रखना है। इस पर मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत पढ़ाऊंगा जो आप रॉकेट लॉन्च करते हैं अपने, है ना, जितने भी अपने जो अंतरिक्ष स्पेस पर रिसर्च करने के लिए आपके इसरो, नासा या अन्य जो आपकी जाक्सा वगैरह है, जो आपकी यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां है ना, ये जो आपके रॉकेट लॉन्च करती हैं वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर क्या है, काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंट यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आया होगा पूरा पूरा। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, सरल भाषा में, कि संवेग क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, संवेग जो आपकी राशि है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग क्या आपकी सदिश राशि है। ठीक है ना। चलो अपने आगे बढ़ते हैं और गति के नियम को थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। गति के द्वितीय नियम। आपने क्या कहा कि सर जो गति का द्वितीय नियम है पूरा पूरा वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो समानुपाती होगा उस वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती। यानी कि प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये संवेग में परिवर्तन, रेट इन चेंज इन मूवमेंट किसके समानुपाती, लगाए गए फोर्स के, लगाए गए बल के। ठीक है ना। इसका पूरा पूरा सर मतलब क्या हो गया, इसका पूरा पूरा मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके वेग में उतना ही परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। यही तो गति का द्वितीय नियम था। बहुत बड़ी बात कह गया जीवन की न्यूटन साहब फिजिक्स के अंदर, है ना। जैसे अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ेंगे आगे, थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, एग्जैक्टली सर आइजैक न्यूटन की ये जो थ्योरी है, फोर्स की जो थ्योरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक मशीन पर, ये कह लो बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो फोर्स का जो प्रिंसिपल है अपने आप पर अप्लाई करती हैं। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर ही बहुत सारे आपके यंत्र, बहुत सारी मशीनें क्या है, काम कर रही है ना। जिस प्रकार अपने मैकेनिक्स चैप्टर को आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, मैं आपके सामने सरल उदाहरण मेंशन करता रहूंगा जो कि आपकी प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा के अंदर अति महत्वपूर्ण रहेगा। यहां से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। ध्यान दीजिए, F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt, यानी चेंज इन रेट इन मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। यानी कि जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु का बल बढ़ाएंगे उसके अंदर वेग में जो चेंज है वो भी बढ़ेगा। अगर आप बल घटाएंगे उसके वेग में जो चेंज है वो भी क्या है, घटेगा। थोड़ा सा अपने और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। यहां से अपने बल की जो परिभाषा है, बल का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, इसको प्रूफ करते हैं। यहां से इसको क्या है बनाते हैं, इसका इन्वेंशन करते हैं। ध्यान दीजिए, आपने क्या लिखा सर, बल फोर्स समानुपाती डी। P का मतलब क्या है, मोमेंटम। P का फॉर्मूला क्या होता है सर, P इज इक्वल टू m इंटू वी। P का मतलब संवेग, और संवेग बराबर में द्रव्यमान गुना वेग। तो P की वैल्यू यहां पुट कर दें क्या सर, बिल्कुल। तो P की वैल्यू पुट करेंगे m इंटू वी डिवाइड बाई dt। ध्यान दीजिए, अपने डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो F इज इक्वल टू, अब आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन है और आपने बिल्कुल ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा या फिजिक्स के अंदर भी आपने एक कांस्टेंट का लॉ पढ़ा होगा। उस लॉ के बेसिस पर अपने क्या सीखते हैं कि जब किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के मध्य समानुपाती का चिन्ह आता है तो उसको हटाया जाता है, और जैसे ही अपने समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो अपने इक्वल का साइन लगाते हैं। और इक्वल का साइन जैसे ही अपने यहां पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो साथ में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक नियतांक मान लेना पड़ेगा जो आपका k को रिप्रेजेंट करेगा। तो F इज इक्वल टू k डी m इंटू वी डिवाइड बाई dt। ये आपकी एग्जैक्टली एक इक्वेशन बन गई। यहां पर k की जो वैल्यू है, k इज इक्वल टू आप 1 रख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और k की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, F इज इक्वल टू डी m इंटू वी डिवाइड बाई dt।
अभी मैंने आपको एक छोटा सा सिद्धांत यहां पर समझाने का प्रयास किया था विद्यार्थियों, जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था पूरा सरल भाषा के अंदर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता, मास में कोई भी चेंज नहीं आता जब वस्तु के अंदर मोमेंटम पैदा होता है, यानी कि संवेग उत्पन्न होता है। अगर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित राशि है, तो क्या इस इक्वेशन के अंदर द्रव्यमान को अपने बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ब्रैकेट से जैसे ही द्रव्यमान को बाहर लेंगे तो एग्जैक्टली ब्रैकेट में अपने पास क्या बचेगा? dv अपॉन में dt। तो F इज इक्वल टू dv अपॉन में dt, और dv अपॉन में dt अपने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dv अपॉन में dt आपको यह बता रहा है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन, है ना। dv v का मतलब क्या हो गया? वेग यानी वेलोसिटी, अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम यानी कि परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर प्रीवियस गति वाले चैप्टर में अपने पढ़कर गए हैं, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है प्यारे बच्चों त्वरण या एक्सीलरेशन a। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। तो dv अपॉन में dt की जगह क्या अपने a पुट कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल एग्जैक्टली। तो F इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू पूरी क्या निकल कर आई? m बाहर पड़ा था मास, और dv अपॉन में dt की जगह अपने अप्लाई कर देंगे a। तो आपके पास पूरा जो फॉर्मूला या इक्वेशन जो निकल कर आएगी वो ये आएगी, F इज इक्वल टू m इंटू a, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसी वजह से इसे बल का नियम कहा गया, क्योंकि यहां से इस नियम से बल का सूत्र और बल की परिभाषा की खोज हुई। यहां से अपने बल का सूत्र और बल की परिभाषा जो है वो अपने बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा अपने और पढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां अपने बल की परिभाषा आ गई F इज इक्वल टू m इंटू a, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो थोड़ा सा फोर्स के बारे में और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बल की सिंपल भाषा के अंदर अगर अपने परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि सर बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो क्या है, किसी भी वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न कर सकता है, या अपने कह दें किसी भी वस्तु के अंदर त्वरण पैदा कर दे, या त्वरण क्या है उसमें उत्पन्न कर दे। सर ये एग्जैक्टली त्वरण का क्या रोल रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल देखो, आपके फॉर्मूले के अंदर भी आपको पूरा पता लग रहा है कि जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण के मिलने से बना है। अगर बल के अंदर त्वरण ही नहीं होगा तो आप कैसे कह सकेंगे कि किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है या बल कार्य कर रहा है? इसका पूरा तात्पर्य यह है बच्चों कि किसी भी वस्तु के अंदर धक्का देना या उस वस्तु को खींचना, धक्का देने से मेरा पूरा तात्पर्य यह है कि उस वस्तु पर बल लगाना या किसी भी दो स्प्रिंग को पकड़कर खींचना, और जैसे ही अपने स्प्रिंग को खींचेंगे वहां पर भी क्या एक बल कार्य करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। एग्जैक्टली बल जैसे ही वस्तु पर लगेगा, फोर्स जैसे ही अप्लाई होगा, तो उस दरमियान वस्तु की वेलोसिटी के अंदर एग्जैक्टली चेंज आएगा, चाहे वो चेंज थोड़ा सा हो चाहे वो चेंज ज्यादा हो। यह डिपेंड करता है कि आपने वस्तु पर फोर्स कितना अप्लाई किया है। अगर आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया है, अधिकतम बल आपने क्या है कार्यरत किया है, तो आपकी वस्तु के अंदर वेलोसिटी में जो परिवर्तन है, वेग में जो चेंज है, वेग में जो परिवर्तन है वो ज्यादा आएगा। और वेग में यही परिवर्तन क्या कहलाएगा बच्चों? त्वरण कहलाएगा। प्रीवियस चैप्टर में भी अपने अच्छे से इसको पढ़ते आए हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसी वजह से बल बराबर में द्रव्यमान गुना त्वरण से अपने क्या इसको डिनोट करते हैं। अब अपने इसका यूनिट फाइंड कर लें फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल टू मास का अपने क्या यूनिट होता है? केजी इंटू एक्सीलरेशन का क्या रहेगा? अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सीलरेशन को डिटेल में। तो एक्सीलरेशन का आपके पास यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फोर्स का जो इसके अंदर यूनिट आएगा वो क्या आएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इस पूरे की पूरी यूनिट को एग्जामिनर ऑप्शन में ऐसे डालता है कि केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स 2 या सेकंड की पावर -2। तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना, आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था गणित का यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, मैथमेटिक्स का एक रूल फॉलो करते हैं कि 1 अपॉन में x, और अगर अपने इसको इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर -1 एग्जैक्टली मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या मीटर के डिवाइड में सेकंड की स्क्वायर है। और जैसे ही अपने सेकंड की स्क्वायर को मल्टीपल में लेकर चलेंगे, चेंज टू दी मल्टीपल, तो वो जो स्क्वायर हो जाएगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकंड की जो पावर है वो -2 एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
आपके सामने मैंने इस प्रकार से लिखा कि केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड की -2, ठीक है ना, -2। अपने इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिखते हो 1 न्यूटन, या आप कह दो न्यूटन। न्यूटन क्या है बच्चों, न्यूटन आपके बल का एसआई यूनिट है। न्यूटन साहब ने सर्वप्रथम बल के बारे में बताया, या लॉ ऑफ जो मोशन है ये न्यूटन सर के द्वारा दिए गए थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका यूनिट रखा गया, मात्रक रखा गया न्यूटन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बार प्रश्न आपका पेपर में ये पूछा गया है, रिपीट हुआ, बार बार आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार बल का एक मात्रक सीजीएस पद्धति के अंदर और पूछा जाता है डाइन, बल का मात्रक एक और पूछा जाता है डाइन। तो आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन। ये आपसे वैल्यू भी पूछी जाती है पेपर के अंदर कि एक जो न्यूटन है बच्चों वो कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, ठीक है ना। ये आपका सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक रहेगा, सीजीएस यूनिट आपका क्या रहेगा, फोर्स का डाइन रहेगा। ऐसा ही पूछे तो न्यूटन रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। सरल भाषा के अंदर आपको अति सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना बच्चों। यहां तक आपके गति के 2 नियम कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का प्रथम नियम, और दूसरा अपने पढ़ा लॉ ऑफ फोर्स यानी गति का द्वितीय नियम, या अपने कह दिए बल का नियम, जिसके अंतर्गत अपने बल की परिभाषा पढ़ी, बल के मात्रक पढ़े, और अपने बल का सूत्र F = ma ये अपने फाइंड करना सीखा कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसको प्रूफ अपने कैसे किया, ठीक है ना। आई होप आज का पूरा सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने सीखेंगे गति का तृतीय नियम, जिसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। साथ ही साथ अपने सीखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम के अंदर अपने रॉकेट का सिद्धांत पढ़ेंगे कि रॉकेट है वो किस प्रकार से स्पेस में ट्रेवल्ड करता है, कौन सा प्रिंसिपल फिजिक्स का उस पर अप्लाई करते हैं, उस पर अपने एक इक्वेशन पढ़ेंगे जहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। और कल अपने 2 से 3 न्यूमेरिकल्स भी इस बेसिस पर पढ़ेंगे, जो कि आपके लैब असिस्टेंट के अंदर अच्छे से प्रश्न बनाकर एग्जामिनर देता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अलविदा। पढ़ते रहिए, और आपको अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। इसी के साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं अच्छे से, और आपके ऑफलाइन बैच भी इस कैंपस के अंदर क्या प्रारंभ होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको तिथि बताई थी, जनवरी के महीने के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आपके ऑफलाइन जो बैचेस हैं, आपके फिजिक्स, आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री और आपकी राजस्थान जीके जो है बच्चों, ये स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लैब असिस्टेंट को डेडिकेशन रहेगा, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए अपने संपूर्ण विषयों को ऑफलाइन बैच के तहत अपने कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन आप अच्छे से देखते रहें, नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते रहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपने एक अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।